हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल अवी विजन में। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष पॉलिटिकल साइंस के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और उसे एक्सप्लेन भी करूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताते चलूं कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आने वाले समय में एनटीए यूजीसी नेट अपने एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रीड करना है और उसका आंसर देने की कोशिश करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशी शासन में निम्नलिखित में से नौकरशाही का कौन सा प्रकार पाया जाता है? ऑप्शन ए है शासक प्रभुत्व नौकरशाही, ऑप्शन बी है शासकीय नौकरशाही, ऑप्शन सी है जाति नौकरशाही, या फिर ऑप्शन डी दल राज्य नौकरशाही। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शासकीय नौकरशाही। उपनिवेशी शासन में शासकीय नौकरशाही पाया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? ऑप्शन ए है रैमसे म्योर, ऑप्शन बी है हर्बर्ट मॉरिसन, ऑप्शन सी है हेरोल्ड जे लास्की, ऑप्शन डी है एफएम मार्क्स। बताइए ये स्टेटमेंट किसका है कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्बर्ट मॉरिसन। आप अपना आंसर वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है इसलिए मैं क्वेश्चन का आंसर बताते चल रहा हूं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण करने के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी समिति की सहायता नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है? आपको बताना है कि जब कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण किया जाता है तो उस समय कौन सी समिति की सहायता कैग के द्वारा की जाती है? बताइए। फर्स्ट है प्राक्कलन समिति, सेकेंड है लोक लेखा समिति, थर्ड है कार्य मंत्रणा समिति और फोर्थ है सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति। नीचे दिया गया कूट है और उस कूट से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। बताइए कौन सा कूट इसमें से सही होगा। ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट और सेकेंड, ऑप्शन बी है केवल सेकेंड और फोर, ऑप्शन सी है केवल फर्स्ट सेकेंड फोर और ऑप्शन डी है चारों सही है। बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड सही है। मतलब कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण करने के क्रम में प्राक्कलन और लोक लेखा समिति की सहायता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान एवं संसदीय विधि के अनुरक्षण के प्रति महालेखा परीक्षक उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद की संसद के प्रति वित्तीय प्रशासन का उत्तरदायित्व कैग की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाता है। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। एक बात और आप याद रखिएगा कि महालेखा परीक्षक संसद का एजेंट होता है और उसी के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षण करता है और इस तरह से वह केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था? बताइए। ऑप्शन ए है पॉल एपलबी, ऑप्शन बी है एन वोहरा, ऑप्शन सी है एडी गोरवाला और ऑप्शन डी है एल.के. झा। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि किसने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है उसको समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉल एपलबी। पॉल एच एपलबी ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था। पॉल एच एपलबी ने भारतीय प्रशासन पर अपनी 2 रिपोर्टों में
कैग की भूमिका की कड़ी आलोचना की है और उसके कार्य के महत्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। उसने राय दी है कि कैग को लेखा परीक्षा के दायित्व से मुक्त कर देना चाहिए। भारतीय लेखा परीक्षा की उसकी आलोचना में उन्होंने निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया, जिसमें फर्स्ट है कि भारत में सीएजी का कार्य वास्तव में औपनिवेशिक शासन की एक विरासत के रूप में है। सेकेंड, उन्होंने बोला कि आज सीएजी निर्णय लेने तथा काम करने की बढ़ती अनिच्छा का प्राथमिक कारण है और लोक लेखा परीक्षा का दमनात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। थर्ड, उन्होंने बोला कि संसद की लेखा परीक्षा को संसदीय दायित्व के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता है, इसलिए संसद कैग के कार्यों को परिभाषित करने में विफल रही है, जैसा कि संविधान में उससे अपेक्षा की गई है। फोर्थ, उन्होंने बोला कि कैग का कार्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेखा परीक्षक अच्छे प्रशासन के बारे में न तो जानते हैं, न ही उनसे ऐसा अपेक्षा की जा सकती है। तो इस प्रकार उन्होंने ये सुझाव दिया ताकि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त किया जा सके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में कोई व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर लगभग किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है? आपको बताना है कि वो कौन सा देश है जहां पर कोई भी इंडिविजुअल लोक सेवा में किसी भी स्तर और किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोई भी व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से घटक लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक है? गुमनामी, नम्रता, उदासीनता, अंध नियम परकता, जिसे अनाधिकार भी बोला जाता है। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है केवल सेकेंड और फोर्थ सही है, ऑप्शन बी है केवल थर्ड और फोर्थ सही है, ऑप्शन सी है केवल सेकेंड और थर्ड सही है, और ऑप्शन डी है केवल सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सही है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा केवल थर्ड और फोर्थ सही है, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उदासीनता और अंध नियम परकता, जिसे अनाधिकार भी बोला जाता है, ये दो ऐसे घटक हैं जो लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार के संबंध में निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? आपको बताना है कि लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार के संबंध में निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी है जीवी के राव समिति, ऑप्शन डी है एल एम सिंघवी समिति। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एल एम सिंघवी समिति। देखिए 1986 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, और वो समिति का गठन एल एम सिंघवी की अध्यक्षता में किया गया। इसीलिए इस समिति का नाम क्या रख दिया गया? एल एम सिंघवी समिति, एल एम सिंघवी कमेटी। और इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस प्रस्तुत की, जिसमें क्या था कि फर्स्ट था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की आवश्यकता है, और इस कार्य के लिए भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए। इससे उनकी पहचान और विश्वसनीयता अनुल्लंघनीय होने में
मदद मिलेगी। और इसने पंचायती राज निकाय के नियमित स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संवैधानिक उपबंध कराने की भी सलाह दी थी। और एलएम सिंघवी कमेटी ने एक रिकमेंडेशंस और प्रस्तुत की थी कि गांवों के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए और साथ ही साथ गांवों की पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन एवं उनके कार्यों से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनके निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने प्रस्तुत की? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वो कौन सी समिति है जिसने ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फुलटन कमेटी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस देश की दोहरी नागरिकता प्राप्त है? राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य नागरिकता। ऑप्शन ए है भारत और यूएसए, ऑप्शन बी है भारत और स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड और यूएसए, और ऑप्शन डी है यूएसए और यूके। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जहां डुअल सिटीजनशिप है। एक राष्ट्रीय नागरिकता है और दूसरा राज्य की नागरिकता है। एक कंट्री का सिटीजनशिप लेना आवश्यक है और दूसरा स्टेट का सिटीजनशिप आपको चाहिए। बताइए वो कौन सा कंट्री है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए और यूके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम। ये दो ऐसे कंट्री हैं जिनमें दोहरी नागरिकता प्राप्त है नागरिकों को, राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य नागरिकता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। कथनों को ध्यान से पढ़ना और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। बताइए अभिकथन ए है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना किसी निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तर्क है, उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। कूट में दे रखा है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना किसी निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता। यह बात बिल्कुल सही है। उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन ये जो रीजन दे रखा है वो गलत है। उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में जब आप देखेंगे तो उसमें चुनाव आयोग से संबंधित प्रोविजन दिए गए हैं और निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती है।
ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच में विचार में मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है और इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक होता है और वे किसी भी समय त्याग पत्र दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी हटाया जा सकता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से व उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। ये बात आपको याद रखना है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये बात आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर नियुक्त नहीं किया जाता, बल्कि दोनों मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आप अपना ओपिनियन इस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हो। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। और स्पेशली ये जो वीडियो है यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस के दृष्टि से बनाई गई है, लेकिन अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।